हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर दिस चैनल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 70th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का संकलन करने जा रहे हैं। ये 70th एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, कनाडा ने भारत से राजनयिकों को वापस बुलाया। कनाडा ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 का उपयोग करते हुए भारत से 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। तो इसमें पॉइंट हो गया, किसने बुलाया है? कनाडा ने। किसको बुलाया है? राजदूतों को, राजनयिकों को। और कितने? 41। भारत की मांग थी कनाडा के साथ समानता और कर्मचारियों की संख्या घटाने की बात कही गई थी भारत की तरफ से। तो कनाडा ने अपने राजनयिकों को 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन 1961। ये क्या होता है? ये एक संयुक्त राष्ट्र की संधि है। यह कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है कि देशों को एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसी में अनुच्छेद 9 आता है। यह राजनयिक एजेंट को मिशन के सदस्य के रूप में मान्यता देने से इनकार करता है। अनुच्छेद 11 के तहत मेजबान राज्य को आवश्यकता हो सकती है कि मिशन का आकार उसके द्वारा उचित और सामान्य समझी जाने वाली सीमा के भीतर रखा जाए। और अनुच्छेद 29 राजनयिकों को छूट देता है कि उन्हें किसी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। तो ये एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 29 वियना कन्वेंशन 1961 के अंदर। नेक्स्ट है 25th भूटान चीन सीमा वार्ता। बीजिंग में भूटान और चीन ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 2021 में शुरू किए गए 3 चरणीय रोडमैप की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। दोनों देश डोकलाम पठार पर अपना अपना दावा करते हैं। सिक्किम तिब्बत कन्वेंशन 1890 में हुआ था, जिसमें डोकलाम पठार से होकर गुजरने वाली सिक्किम, जो कि उस समय एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य था, और तिब्बत, जो चीनी प्रभाव में था, के बीच की सीमा को रेखांकित किया गया था। भूटान में साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह 68th बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन, या 67th में भी, लेकिन ये पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे, साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भूटान में है। भूटान और भारत ने अपना सीमा रेखा 699 किलोमीटर का तय किया था 2006 में। बांग्लादेश में विकास परियोजनाएं। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? पहला है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। मोंगला पोर्ट जो कि बांग्लादेश में है, यह जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो यह जो खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है, ये मोंगला को खुलना से जोड़ती है। तो इसमें जो 2 जगह है, खुलना और मोंगला, ये दोनों जगहों को जोड़ने का काम ये रेल लाइन करती है। इसमें एक फैक्ट यही है कि बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह मोंगला पोर्ट है। मैत्री सुपर थर्मल पावर जो कि खुलना में है, इसकी यूनिट 2 का आरंभ किया गया है। और अखौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक जो कि बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। ये 3 परियोजनाएं उसमें शामिल हैं। ये मैप है बांग्लादेश का। इसमें ये अखौरा यहाँ पर है, ढाका यहाँ पर है, त्रिपुरा यहाँ पर है, और ये अगरतला अखौरा रेल लाइन लिंक है जो कि बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ेगा। भूटान नरेश की भारत यात्रा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इनका नाम है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1 सप्ताह की लंबी यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। यह यात्रा चीन और भूटान के द्वारा बीजिंग में 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजित करने और भूटान चीन सीमा के परिसीमन और सीमांकन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई है। भारत और भूटान ने 1949 में मैत्री और सहयोग संधि, जिसको कि 2007 में फिर संशोधित किया गया था, इसी के आधार पर 1968 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और भूटान भारत की सीमा 699 किलोमीटर यानी 434 मीटर लंबी है। डोकलाम के बारे में जानेंगे। डोकलाम भूटान का एक क्षेत्र है जो उत्तर में चीन की चुंबी घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। तो अगर पूछ दिया जाए कि डोकलाम किस किस के बीच है, तो भूटान का ही क्षेत्र है जो उत्तर में चीन की चुंबी घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। इस पर भी चीन अपना दावा करता है। यह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है।
भारत इस क्षेत्र में चीन की पहुंच को लेकर चिंतित है, होना भी चाहिए। विश्व बैंक से श्रीलंका को सहायता की मंजूरी मिली है। जैसा हम लोग जान रहे हैं, श्रीलंका को पैसे की बहुत कमी हो गई थी, दिवालिया घोषित हो गया था, तो ये वित्तीय क्षेत्र को अपने मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है। कितना लिया है? $150 मिलियन। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हूती विद्रोहियों ने भारत जहाज का अपहरण किया। भारत से जा रहे मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अपहरण कर लिया है। तो कौन से सी के पास है? तो रेड सी के पास है, लाल सागर के पास है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इसे समुद्री डकैती के सशस्त्र समूह का कृत्य करार दिया है। गैलेक्सी लीडर नामक जहाज ब्रिटिश स्वामित्व वाला और जापानी संचालित है और तुर्की से गुजरात के पिपावाव की ओर जा रहा था। तो इस जहाज का नाम था गैलेक्सी लीडर। यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा के तट से 150 किलोमीटर दूर इरिट्रिया के तट के आसपास अपहरण हुआ। लाल सागर स्वेज नहर से दक्षिण पूर्व की ओर बाबल मंदेव जल डमरू मध्य तक फैले पानी की एक संकीर्ण पट्टी है जो अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से जुड़ती है। तो ये याद रखेंगे लाल सागर के बारे में। लाल सागर स्वेज नहर से दक्षिण पूर्व की ओर बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य तक फैली पानी की एक संकीर्ण पट्टी है, संकीर्ण नहीं पतली पट्टी है, जो अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से जुड़ती है। वीज़ा शॉपिंग। वीज़ा शॉपिंग का चलन कई भारतीय राज्यों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यह उन देशों के लिए वीज़ा प्राप्त करने को संदर्भित करता है जहां व्यक्ति दिए गए वीज़ा अवधि के दौरान जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। लोग अपने पसंदीदा देशों में प्रवेश कर सकते हैं, विशेष रूप से यूरोप में, भले ही उन्होंने किसी अन्य यूरोपीय देश के लिए वीज़ा प्राप्त किया हो। जैसे हम लोग जानते हैं यूरोप में कई देश हैं, तो अगर किसी और देश के लिए भी अगर आपने वीज़ा लिया है और आप दूसरे देश में जाके शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वीज़ा शॉपिंग कर सकते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको कि आईमैक कॉरिडोर भी हम लोग कह रहे हैं, G20 में इसकी घोषणा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने IMEC को हमास हमले से जोड़ दिया है। युद्ध इजराइल के लिए क्षेत्रीय एकीकरण और समग्र रूप से क्षेत्रीय एकीकरण में यह बाधा डालता है। आईमैक में भारत को खाड़ी देश से जोड़ने के लिए खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है। 2 पॉइंट इसमें है, एक है पूर्वी गलियारा और दूसरा है उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा जो होगा वो भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा जो होगा वो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं बीच में खाड़ी क्षेत्र पड़ेगा, इस तरफ यूरोप पड़ेगा, इस तरफ भारत पड़ेगा। तो भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला जो गलियारा होगा उसको हम लोग ईस्ट कॉरिडोर या पूर्वी गलियारा कहेंगे, और खाड़ी क्षेत्र से जो यूरोप को जोड़ेगा उसको हम लोग नॉर्थ कॉरिडोर या उत्तरी गलियारा कहेंगे। आईमैक के लिए चुनौतियाँ, तो खैर ये सब तो मेंस का टॉपिक है। कई बार युद्ध हो जाता है जिसके कारण आईमैक पे काम हो नहीं पा रहा है। इजराइल हमेशा ही लड़ाई में है और इजराइल से होकर के भी ये सड़क गुजरना है। डीरेलिंग सामान्यीकरण, इजराइल जब तक इजराइल के साथ दूसरे देशों के संबंध सही नहीं होंगे तब तक इसको बनाने में बहुत परेशानी है। सऊदी इजराइल में तनाव, सऊदी अरब और इजराइल दोनों ही देशों में तनाव हो गया है। युद्ध चल रहा है सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान आदि पर, तो इससे इसको बनाने में और भी बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। समय से पहले पहल कर दी गई और अधिक युद्ध की आशंका है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में युद्ध का असर कम हो जाए तो फिर इसको बनाने में कुछ सहूलियत हो सकता है। जिस तरह से CPEC है चाइना का, उसी प्रकार से भारत ने आईमैक के लिए प्रस्ताव रखा था। यूरोप का बीमार आदमी, पहले से ही दरकिनार किए जाने की भावना के कारण तुर्की सरदार ने आईमैक के जवाब में अपनी खुद की परियोजना की घोषणा की है। यह एशिया से यूरोप तक माल ले जाने वाले परिवहन मार्ग के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को मजबूत करना चाहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्रॉस कंट्री रेलवे लाइन और शिपिंग कॉरिडोर, इसमें लॉजिस्टिक्स जटिलताएँ हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में परेशानी होगी। मल्टी मॉडल शिपमेंट ट्रांसफ़र और कंसाइनमेंट को कई राष्ट्र सीमा शुल्क जांच और निकासी के अधीन किया जा रहा है, तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये देख सकते हैं हम लोग, इस सी रूट होगा, ये रेल रूट होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनेगा ये यहाँ मुंबई से खाड़ी देश में जाएगा,
दुबई, दुबई से फिर अलगेविफत पोर्ट, वहाँ से हरदा, हरदा से फिर रियाद, और रियाद से फिर रेल रूट से हाइफा बंदरगाह पहुँचेगा, फिर हाइफा बंदरगाह से फिर समुद्र के रास्ते होते हुए पायरस बंदरगाह जाएंगे, और फिर वहाँ से फिर रेल रूट से यूरोप में पहुँच जाएंगे। तो आईमैक कॉरिडोर का यही स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। विदेशी नागरिकों के लिए राफा सीमा फिर खुला। राफा सीमा यह मिस्र और गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है जिस पर मिस्र का नियंत्रण है। यह एकमात्र बिंदु है जो इजराइल द्वारा नियंत्रित नहीं है और जहां नागरिक भूमि मार्ग से गाजा में प्रवेश कर सकते हैं और गाजा को छोड़ सकते हैं। यानी अगर आपको गाजा से एंट्री लेनी है या गाजा से एग्जिट लेना है बिना इजराइल गए, तो आपको राफा सीमा से होकर गुजरना होगा, जो कि मिस्र और गाजा पट्टी के बीच एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। इस पर नियंत्रण किसका है? मिस्र का है। तो राफा सीमा को ध्यान रखिएगा। यह दक्षिणी गाजा शहर राफा के पास स्थित है। यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप या सिनाई पेनिनसुला के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी अनुसंधान जहाज सियान 6 कोलंबो पहुंचा। सुरक्षा चिंताओं के बीच चीनी अनुसंधान जहाज सियान 6 कोलंबो बंदरगाह पर रुका। कोलंबो हम लोग जान रहे हैं श्रीलंका। भारत को डर है कि जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी कर सकता है। अमेरिका ने चीनी अनुसंधान जहाज की निर्धारित यात्रा को लेकर श्रीलंका के समक्ष चिंता भी व्यक्त की। मेक्सिको में तूफान ओटिस का कहर। तूफान ओटिस ने दक्षिणी मेक्सिको के तट पर दस्तक दी। यानी ओटिस तूफान कहाँ आया है? दक्षिण मेक्सिको के तट पर। तो ये मिलाने के लिए दिया जा सकता है कि यह तूफान कहाँ आया है। यह 1966 के बाद से पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज तीव्र गति वाला तूफान है। मेक्सिको दक्षिण में ग्वाटेमाला और उत्तर में यूएसए से सीमा साझा करता है। तो लोकेशन अगर देखें मेक्सिको की, तो मेक्सिको के साउथ में ग्वाटेमाला है और उसके नॉर्थ में यूएसए है, इसकी दोनों तरफ के सीमा पर। आइसलैंड छोटे छोटे भूकंपों से प्रभावित हुआ है। आइसलैंड में 5500 से अधिक छोटे छोटे भूकंप आए हैं। ये कई भूकंपों के क्रम हैं जो बिना किसी विशिष्ट मुख्य झटके के अपेक्षाकृत कम अवधि में आते हैं। यानी बहुत जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है इनकी, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती है। मध्य अटलांटिक रिज पर अपनी उपस्थिति के कारण आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। इसका जो लोकेशन है वो मिड अटलांटिक रिज के पास है, और मिड अटलांटिक रिज के पास होने के कारण आइसलैंड में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र के आसपास ये रहता है, और इस कारण से इस पर बहुत जल्दी जल्दी भूकंप आ रहे हैं। हंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन बीपीएससी में आ ही जाता है। हंगा टोंगा हंगा हाईपाई ज्वालामुखी के विस्फोट से संभावित रूप से ओजोन परत प्रभावित हुई है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित टोंगन द्वीप समूह में एक जलमग्न ज्वालामुखी है। आप ये याद रखें कि आपसे दिया जाएगा कि ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, तो ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में टोंगन द्वीप समूह में एक जलमग्न ज्वालामुखी है। जलमग्न यानी ये पानी से ढका हुआ है, यानी कि पानी ऊपर है और नीचे में ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी विस्फोट बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड को समताप मंडल में छोड़ते हैं, जिससे क्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण को अधिक प्रतिक्रियाशील रूपों में सुविधाजनक बनाया जाता है, जो ओजोन को नष्ट कर देता है। तो ये कैसे कारण हुआ ओजोन को नष्ट करने का? क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है। क्लोरीन फिर चेंज हो जाता है और प्रक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, जो ओजोन में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन को तोड़ देता है, ओजोन को तोड़ देता है। हम जानते हैं ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ज्वालामुखी वायुमंडलीय ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो एक सामान्य ज्वालामुखी गैस है जो ओजोन को कुशलता से नष्ट कर देती है। ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडलीय ओजोन को लगभग 1 से 5% की क्षति हो सकती है। इसके पहले 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो के विस्फोट से समताप मंडल में महत्वपूर्ण ओजोन हानि हुई थी, और अब ये हंगा टोंगा हंगा हाईपाई ज्वालामुखी के कारण हुआ है। एक बार फिर इसकी अवस्थिति देख लेते हैं। अवस्थिति इसकी है दक्षिणी प्रशांत महासागर साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित टोंगन द्वीप समूह में। ओजोन संरक्षण सम्मेलन। वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था। ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 बनाया गया। किगाली समझौता 2016 में अपनाया गया, जिसमें
1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किए गए। इन सभी का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण सम्मेलन से। तो पिक एंड चूज वाला ऑप्शन भी दिया जाता है। तो इनमें से किनका संबंध ओजोन संरक्षण सम्मेलन से है? उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985, ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थ पर नियंत्रण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और किगाली समझौता 2016। तो ये तीनों ही का संबंध ओजोन संरक्षण सम्मेलन से है। ये देख रहे हैं हंगा टोंगा, हंगा हप्पी अंडर वोल्केनो। ये पानी के अंदर की ज्वालामुखी होती है। जब ये विस्फोट होता है इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वाष्प और वाटर वेपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं। अब इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से टूटता है हाइड्रोजन और क्लोराइड मॉलिक्यूल और फिर ये वो हाइड्रेटेड वोल्केनिक एरोसोल बनता है। इससे क्लोरीन मॉलिक्यूल जाकर क्लोरीन एटम बनाता है और फिर ये क्लोरीन एटम ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। चूँकि ओजोन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसमें से एक कम हो जाएगा तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल O2 बचेगा। तो ये डाइएटॉमिक ऑक्सीजन बच जाता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह से ओजोन की परत टूट जाती है और इससे ओजोन क्षति होता है। फोर्टीन्थ है ग्रिंडाविक में तीव्र भूकंप से आपातकाल। ग्रिंडाविक कहाँ है? आइसलैंड ने ग्रिंडाविक में सिलसिलेवार तीव्र भूकंपों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो ग्रिंडाविक में तीव्र भूकंप से आपातकाल घोषित किया गया है। आइसलैंड ने ग्रिंडाविक में सिलसिलेवार तीव्र भूकंपों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो आपातकाल कहाँ लगा है? आइसलैंड में लगा है, क्योंकि ग्रिंडाविक में तीव्र भूकंप आया था। इसके साथ साथ उसकी राजधानी रेकजाविक के दक्षिण में भी ज्वालामुखी विस्फोट को देखा गया है। आइसलैंड में 2021 के बाद हर 12 महीने में कोई न कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो ही जाता है। जलवायु परिवर्तन से टीटीकाका झील प्रभावित हो गई है। विशेषज्ञों ने पाया है कि टीटीकाका झील जलवायु परिवर्तनों के कारण सिकुड़ रही है। झील से 95% पानी की हानि वाष्पीकरण के कारण होती है, जिससे पता चलता है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेंगे। कहाँ है ये पेरू पश्चिम में इसके है और बोलीविया पूर्व में, इन दोनों के बीच में स्थित है। यानी ईस्ट में बोलीविया और वेस्ट में पेरू के बीच में टीटीकाका झील स्थित है। यह एक विशाल बेसिन में इंडियन पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, जिसमें अधिकांश अल्टीप्लानो उच्च पठार शामिल हैं। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये याद रखेंगे, टीटीकाका दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह दुनिया में सबसे ऊंचा नौका गम जल राशि, यानी जिसमें कि नौका चल सकती है, ऐसी जल राशि है। बांग्लादेश में डेंगू कहर हो गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इससे फैक्ट्स क्या जुड़ते हैं? डेंगू वायरस संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। तो ये आपको दिया जा सकता है कि डेंगू वायरस किससे फैलता है या डेंगू की बीमारी किससे होती है। तो आप कहेंगे एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर जीका, चिकनगुनिया और अन्य वायरस भी फैला सकते हैं। तो इन तीनों में भी एडीज वायरस ही काम करता है। जीका में भी, चिकनगुनिया में भी और अन्य वायरस भी ये फैलाते हैं। डेंगू 4 संबंधित डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4 में किसी एक के कारण हो सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार डेंगू से संक्रमित हो जाता है। डेंगू से संक्रमण होने के कुछ लक्षण, जैसे आपके प्लेटलेट्स में कमी होने लगेगी, फीवर बहुत अधिक रहेगा, जोड़ों का दर्द इत्यादि होगा। चीन में निमोनिया का प्रकोप बढ़ गया है। चीन में रहस्यमय निमोनिया का प्रकोप बढ़ा है। विशेष रूप से उन बच्चों को प्रभावित कर रहा है जो निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। इनके समान लक्षण खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार और सीने में दर्द शामिल होते हैं। डेविड स्लिंग जादू की छड़ी, वायु रक्षा प्रणाली। हमास के रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल अपने डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली को उपयोग कर रहा है। यह एक अत्यधिक परिष्कृत और अत्याधुनिक मिसाइल रोधी प्रणाली है। डेविड स्लिंग के मूल में स्टनर या स्काईसेप्टर है, जो एक उन्नत मल्टी मिशन इंटरसेप्टर है। यह हवा में ही, वायु में ही जो आने वाली मिसाइल है उनको मार देता है। एरो 2, एरो 3, आयरन डोम और आयरन बीम जैसी अन्य प्रणालियों का पूरक है, यानी कि उनके ही जैसे ये भी काम करता है। आयरन डोम कम दूरी के रॉकेटों को मार गिराता है
और एरो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराता है। डेविड स्लिंग याद रखेंगे, डेविड स्लिंग क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है। इसका संबंध किससे है? डिफेंस से है। और कहाँ ये इंस्टॉल्ड है? ये इजराइल में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। ये डेविड स्लिंग ऐसा होगा, इसको 2012 में डेवलप किया गया था। लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स, मीडियम रेंज के रॉकेट को ये मार गिरा सकता है और इजराइल को एक ही स्थान से पूरे टेरिटरी को डिफेंड करने में ये हेल्प करता है। एक साथ कई रॉकेटों को दागने में सक्षम है और कई रॉकेटों को मार गिराता है। 18वां दुबई एयर शो 2023 आयोजन हुआ दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में। इसकी थीम थी एरोस्पेस उद्योग का भविष्य और इसका उद्देश्य था विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा में नवीनतम रुझानों और अवसरों का पता लगाना। तो इम्पोर्टेंट यही है, 18वां दुबई एयर शो कहाँ हुआ है? नाम है दुबई, दुबई में ही होगा, तो दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में हुआ है। हालांकि बीपीएससी के लिहाज से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, फिर भी। इसराइल फिनलैंड को वायु रक्षा प्रणाली बेचेंगे। इसराइल ने नए नाटो सदस्य फिनलैंड को वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने नए नाटो सदस्य फिनलैंड को अपनी डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली की बिक्री के लिए 317 मिलियन यूरो के सौदे की घोषणा की। पैसा मायने नहीं रखता, यहाँ पर आपको याद रखना है इसराइल ने किसको दिया? फिनलैंड को देने वाला है। ये क्या देगा? ये डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली। अभी जो हमने देखा ये आयरन डोम की ही तरह होता है, जो मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम है। दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त गश्त। फिलीपींस और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त गश्त शुरू की है। अत्यधिक रणनीतिक जल क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों के बीच इस अभ्यास को फिलीपींस की रक्षा मुद्रा भी कहा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है फिलीपींस की रक्षा मुद्रा क्या है? तो आप कह सकते हैं फिलीपींस और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त गश्त शुरू की है, जिसको कि फिलीपींस की रक्षा मुद्रा कहा जा रहा है। संयुक्त समुद्री और हवाई गश्त बेटानेस द्वीप के क्षेत्र में हो रही है और पश्चिम में दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया ने सैन्य समझौता तोड़ दिया है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ 5 साल पुराना सैन्य समझौता तोड़ दिया है। प्योंगयांग अधिक सैनिकों और सैन्य उपकरणों को सीमा पर ले जाएगा और अब 2018 के संयुक्त सैन्य समझौते से बंधा नहीं रहेगा। व्यापक सैन्य समझौते पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उंग और दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन द्वारा 2018 में प्योंगयांग में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के तहत दोनों देशों वायु, भूमि और समुद्री क्षेत्रों में सैन्य विश्वास निर्माण उपायों को लागू करके एक दूसरे के खिलाफ सभी शत्रुतापूर्ण कृत्यों को पूरी तरह से रोकने पर सहमत हुए थे। लेकिन अब उत्तरी कोरिया ने यह सैन्य समझौता तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, गाजा संकट पर यूएनजीए का प्रस्ताव। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली यूएनजीए ने गाजा में युद्ध विराम के लिए एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव अपनाया है। भारत मतदान में अनुपस्थित रहा है, हम लोग देख रहे हैं। इसका मसौदा 22 अरब देशों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया था और जॉर्डन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 22 अरब देशों में 22 अरब कंट्रीज हुआ। भारत का रुख। प्रस्ताव में इजराइल में 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों की स्पष्ट निंदा शामिल नहीं थी। भारत ने कहा कि इस प्रस्ताव में इजराइल में जो 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले हुए थे उसकी निंदा नहीं है, इसलिए इस पर वो वोट करने से बचेगा। बोलीविया इजराइल संबंध। बोलीविया ने गाजा पर असंगत हमले को लेकर इजराइल के साथ राजनयिक संबंध को तोड़ दिया है। कोलंबिया और चिली ने इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। बोलीविया, इसकी राजधानी लापाज है, सुक्रे। इसके बारे में, दक्षिण अमेरिका में स्थित यह एक स्थलरूप देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा ब्राजील, प्रागवे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू से लगती है। इसका उच्चतम बिंदु साजमा पर्वत है। टीटीकाका झील के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में पेरू और बोलीविया के बीच में है और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है और विश्व की सबसे बड़ी झीलों में शामिल है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से अफगानों का निर्वासन। पाकिस्तान ने अवैध रूप से देश में रह रहे अफगानों को
यानी अफगानिस्तान के निवासियों के निर्वासन में तेजी लाने के लिए 3 नए सीमा खोल दिए हैं। निष्कासन का असर अधिकतर अफगानियों पर पड़ता है जो पाकिस्तान में विदेशियों की बहुसंख्यक आबादी बनते हैं। वर्तमान में लगभग 15,000 अफगान हर दिन पाकिस्तान से सीमा पार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने लंबे समय से लाखों अफगानी की मेजबानी की, उसमें से अधिकांश 1979 से 89 के अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के दौरान भाग गए थे। यानी इस दौरान में जब रसिया अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था तो वहाँ से वे भाग के पाकिस्तान में शरण लिए थे और अब पाकिस्तान उन सबको वापस भेज रहा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र। संयुक्त अरब अमीरात ने COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। 2 गीगावाट अल धफरा सौर फोटोवोल्टाइक संयुक्त स्वतंत्र विद्युत परियोजना अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आपको इतना नाम तो याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र UAE संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। UAE 30 नवंबर से 12 दिसंबर 23 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी 2023 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक किसने किया है? UAE ने किया है। चूंकि ये पास्ट का न्यूज़ है इसलिए करेगा लिखा हुआ है, पर ये कह चुका है। नेक्स्ट है वेनेजुएला से तेल आयात। भारतीय रिफाइनर कंपनियां वेनेजुएला से रियायती दर पर कच्चे तेल का आयात कर सकती हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल आयात पर प्रतिबंधों में ढील दी है। वेनेजुएला एक पेट्रो राज्य है, पेट्रो राज्य है यानी ये एक ओपेक का मेंबर है, जिसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज तेल पर बहुत अधिक निर्भर है और सरकारी राजस्व लगभग पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है। वेनेजुएला डच रोग से पीड़ित है, जो एक ऐसी स्थिति है जब विदेशी पूंजी के प्रवाह के कारण स्थानीय मुद्रा प्रभावी हो जाती है, जो आय का मुख्य स्रोत बन जाती है। तो एक क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि डच रोग क्या है। एक ये भी हो सकता है कि डच रोग से कौन सा देश, इनमें से कौन सा देश डच रोग से पीड़ित है। तो वेनेजुएला डच रोग से पीड़ित है। अब डच रोग क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जब विदेशी पूंजी के प्रवाह के कारण, यानी कि बाहर से इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है या चला जाता है, प्रवाह होता है, इसके कारण स्थानीय मुद्रा प्रभावी हो जाती है, यानी कि वहाँ का जो लोकल करेंसी है वो डोमिनेट कर जाता है और वो आय का मुख्य स्रोत बन जाता है, इनकम का मुख्य स्रोत बन जाता है। तो इसमें याद रखेंगे डच रोग से वेनेजुएला पीड़ित हो गया है। रूस CTBT से हट गया है। रूस स्वयं को अमेरिका के समकक्ष लाने के लिए CTBT के अनुसमर्थन से पीछे हट गया है। अमेरिका ने CTBT का अनुमोदन नहीं किया है। CTBT क्या है? ये सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वो सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए गए हों। इसे औपचारिक रूप से लागू होना भी बाकी था, क्योंकि इसके लिए 44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है, जिनमें से 8 अभी ऐसा नहीं कर पाए हैं। उनमें से 8 राष्ट्र कौन कौन से हैं? अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान और मिस्र। ये 8 राज्य जो हैं, इन राष्ट्रों ने CTBT पर अनुमोदन अभी नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था, और अब तो रूस भी इससे बाहर हो गया है, तो रूस भी अब इसी में आ गया है। भारत ने CTBT पर ना तो हस्ताक्षर किए हैं और ना ही इसकी पुष्टि की है, क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। कुछ और भी परमाणु हथियार नियंत्रण संधियां हैं, इनको भी देख लें। परमाणु हथियारों के निषेध पर एक संधि है TPANWU 2017, इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। NPT जो कि परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि है, इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आंशिक परिरक्षण प्रतिबंध संधि 1963, यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित है और अनुसमर्थित है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 29 पर। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOCHA उत्तरी म्यांमार में लड़ाई के कारण पिछले 2 सप्ताह में लगभग 50,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से जुंटा के लिए, जुंटा यानी कि जो सैन्य शासित राज्य होते हैं उसे जुंटा राज्य कहा जाता है, तो जुंटा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों, सैन्य चुनौतियों में
जातीय सशस्त्र समूहों के गठबंधन ने पिछले महीने के अंत तक इसके खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया है। अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी जैसे विद्रोही समूह थ्री ब्रदरहुड अलायंस की स्थापना के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। यहाँ का जुंटा नेता है जनरल मिन आंग ह्लाइंग। इन लोगों के नाम भी इसी प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस की स्थापना कहाँ होने जा रही है, तो ये होने जा रही है म्यांमार में, नॉर्थ म्यांमार में, यानी म्यांमार कह सकते हैं। नेपाल टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है, भारत पहले ही कर चुका है। दूसरी वैश्विक मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में संपन्न हो गई है। नवाचार और स्थिरता की खोज पर ग्लोबल मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में संपन्न हो गई है। इस सम्मेलन में पर्यावरण, मीडिया, नवाचार, युवा भागीदारी और मीडिया प्रशिक्षण को कवर करने वाले 36 सत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए आयोग बनाया गया 2024 से 26 के लिए। इसको लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा। उसका उद्देश्य है अकेलेपन को एक गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में संबोधित करना, प्राथमिकता के रूप में सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना और सभी आय वाले देशों में समाधानों के विस्तार में तेजी लाना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A 30 वर्षों के बाद स्थान परिवर्तन कर रहा है। हिमखंड जो पहले अंटार्कटिक का हिस्सा था, 30 वर्षों से अधिक समय तक समुद्र तल पर अटके रहने के बाद अब आगे बढ़ रहा है। हिमखंड यानी ग्लेशियर के टुकड़े होते हैं जो कि पानी में आगे की ओर बहते हैं। वो एक जगह पर स्टेशनरी भी रह सकते हैं और बह भी सकते हैं। तो बहुत देर तक ये फंसे रहने के कारण जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था, जिसका नाम रखा गया था A23A, ये लगभग 30 वर्षों तक एक ही स्थान पर रहा है और अब ये अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खबरों में रहने वाला A23A का संबंध किससे है, तो ऑप्शन अगर हिमखंड होगा तो हिमखंड लगाया जाएगा। गैबोन में सैन्य तख्तापलट। गैबोन की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा को उनके आवास के अंदर नज़रबंद कर लिया गया। गैबोन के नए नेता जनरल ब्राइस ओलीगुई न्यूगेमा बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बीपीएससी की ज़्यादा रुचि रहती है, तो ये याद रखेंगे। गैबोन में सैन्य तख्तापलट हो गया है और जो जिस समय नज़रबंद किए गए राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति थे अली बोंगो ओडिम्बा और अभी गैबोन के नए नेता हो गए हैं जनरल ब्राइस ओलीगुई न्यूगेमा। तो कुछ इसमें आप लोग ट्रिक लगा करके याद रखें, जैसे गैबोन है, ब्राइस है, इस तरह से कुछ कर लीजिए। गैबोन है, बोंगो है, पहले गैबोन में बोंगो थे, अब बोंगो से ब्राइस हो गए, इस तरह से कुछ मिला के। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। ओपेक का यह सदस्य है, OPEC का मेंबर है, यानी पेट्रोलियम कंट्रीज का एक संगठन है ओपेक, उसका ये मेंबर है। गैबोन अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यह एक तेल समृद्ध मध्य अफ्रीकी राष्ट्र है। ओगेवो नदी गैबोन में सबसे बड़ा जल स्रोत है। तो जल स्रोत तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बाद बाकी चीज़ें याद रखेंगे। डिजिटल सेवा अधिनियम लाया गया है। यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य है यूरोपीय संघ के सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करना। प्रावधान या मध्यस्थों द्वारा उपयोगकर्ता सामग्री को मॉडरेट करने के तरीके को सख्ती से नियंत्रित करता है। मेटा, गूगल और स्नैप जैसी बड़ी तकनीकों को इस बारे में अधिक खुलासा करने की आवश्यकता है कि वे उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत सामग्री प्रदान करने के लिए AI के उपयोग कैसे करते हैं। उपयोगकर्ता इन प्लेटफॉर्म द्वारा डिजिटल निगरानी से बचने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत यूरोपियन यूनियन में 45 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं और प्लेटफॉर्म जैसे वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन के लिए नियम पर्याप्त सख्त होंगे। तो ये डिजिटल सेवा अधिनियम कौन लाया है, कौन सा, तो इतना से याद रखना, यूरोपीय संघ लाया है, EU। इस्लामिक बैंकिंग 1 सितंबर को रूस के द्वारा पहली बार यह लॉन्च किया गया है। यह एक पायलट कार्यक्रम है जिसमें 4 मुस्लिम बहुल गणराज्य हैं, ततारस्तान, बरकोतोस्तान, चेचन्या और दागिस्तान। तो इस्लामिक बैंकिंग किसने शुरू किया है, तो ये रूस ने किया है।
इतना नाम तो नहीं पूछना चाहिए। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जान लीजिए। इसमें सूदखोरी या ब्याज वसूलने वाले लेन देन पर रोक होता है। यह परिसंपत्ति आधारित है जिसमें वित्तीय संस्थान और ग्राहक के बीच लाभ और जोखिम साझा होते हैं। शराब, तंबाकू और जुए जैसे समाज के लिए हानिकारक क्षेत्रों को यह वित्तपोषित नहीं करता है। सट्टेबाजी, वित्तीय डेरिवेटिव या बिना किसी वास्तविक संपत्ति वाले सौदे के वित्त पोषण की यह अनुमति नहीं देता है। तो याद रखेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग किसने शुरू किया है, तो ये रूस ने शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ खास होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं हिंदू विरासत महीना। अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना घोषित किया गया है। किसने किया है? जॉर्जिया, जो अमेरिकी राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में रहने वाले जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना करना। तो हिंदू विरासत सप्ताह हाल ही में किस महीने, इसमें 2 पॉइंट बनता है, किस महीने को घोषित किया गया है? तो ये अक्टूबर को घोषित किया गया है। और किस देश द्वारा किया गया है? तो ये जॉर्जिया द्वारा किया गया है। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया में हिंदूफोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला यह पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। तो जॉर्जिया काफ़ी न्यूज़ में है, एक से अधिक कारण। एक तो हिंदू विरासत माह की घोषणा इसने की है अक्टूबर को। दूसरा, हिंदूफोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जॉर्जिया बन गया है। एक टाइफून है जिसका नाम है हाईकुई। तो नाम की तरह समझ सकते हैं ये ताइवान में आया है। टाइफून क्या होता है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है जो चीन सागर और प्रशांत महासागर में आता है। तो टाइफून हाईकुई किससे कहाँ आया है? तो ताइवान में आया है। मोहम्मद यूनुस के बारे में जानेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई निलंबित करने का आग्रह किया है। अभी आप लोग को पता होगा कि मोहम्मद यूनुस ही अभी बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस यानी समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए छोटी राशि के ऋण प्रदान करने पर उनके विचारों के लिए जाना जाता है। इसी से आगे प्रेरित होकर आरआरबी का गठन हुआ था। उन्होंने ग्रामीण बांग्लादेश में सबसे गरीब लोगों को बिना गारंटी के सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए विश्वास और एकजुटता के सिद्धांत पर ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को 2006 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मस्तिष्क में जीवित परिजीवी कृमि। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के मस्तिष्क के अंदर एक जीवित परिजीवी कीड़ा जो 8 सेंटीमीटर तक था वो पाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? दुनिया में वर्णित ओफिडास्करिस का पहला मानव मामला है। ओफिडास्करिस का पहला मानव मामला। राउंडवर्म का नाम क्या है? ओफिडास्करिस रॉबर्टसी। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का परिजीवी कृमि है, पैरासाइट। गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने एगुस्कालिएंटेस राज्य में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। गर्भपात के लिए अपराधी दंड हटाने वाला यह 12वां मैक्सिकन राज्य है। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये एक याद रखिएगा। एगुस्कालिएंटेस कहाँ है? तो मैक्सिको में। ईयू का क्षितिज विज्ञान कार्यक्रम। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के प्रमुख होराइजन विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम में पुनः शामिल हो गया है। इस पर ब्रेक्जिट व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में सहमति हुई थी जब ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से 2020 में यूरोपीय संघ छोड़ा था। होराइजन में पुनः शामिल होने के अतिरिक्त यूके यूरोपीय पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कोपरनिकस के साथ भी जुड़ेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आईमैक की स्थापना के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ। इसे आधुनिक स्पाइस रूट और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में माना जा रहा है। इसकी कल्पना रेलवे लाइनों और समुद्री मार्गों सहित परिवहन के गलियारों के एक नेटवर्क के रूप में की गई है। यह भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय संघ को जोड़ता है। अरब प्रायद्वीप में भूमि मार्ग के उपयोग का मतलब भीड़ भाड़ वाली स्वेज नहर को दरकिनार करना हो सकता है। इसमें 2 अलग अलग गलियारे हैं। पहला है पूर्वी गलियारा, ईस्ट कॉरिडोर, भारत से पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व तक जाने के लिए, और दूसरा है उत्तरी गलियारा जो कि पश्चिमी एशिया को मध्य पूर्व से यूरोप तक जोड़ता है।
पश्चिमी एशिया के हैं या मध्य पूर्व एशिया के हैं, तो वहाँ से यूरोप तक जोड़ने के लिए उत्तरी गलियारा है, और भारत से पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व तक पहुँचने के लिए पूर्वी गलियारा है। इसमें मध्य पूर्व है तो पूर्वी याद रखिए, और पूर्व से फिर यूरोप की ओर जाएंगे तो यूरोप इस तरफ है, तो आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ कॉरिडोर हो जाएगा। अमेरिका और भारत द्वारा संयुक्त रूप से इसके नेतृत्व करता है, यानी इसका नेतृत्व अमेरिका और भारत द्वारा किया जा रहा है। यह ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी का एक हिस्सा है, जो दुनिया भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पश्चिम के नेतृत्व वाली पहल है। आईमेक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। PG2 की घोषणा के बाद पहली बार जून 2021 में यूके में G7 या ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ये किस बारे में है, चलिए ठीक है, इसी बारे में। मोरक्को में भूकंप, 8 सितंबर को मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। एपिसेंटर पृथ्वी की सतह से सीधे हाइपोसेंटर या फोकस के ऊपर जो होता है वो ईगिल शहर एपिसेंटर, यानी भूकंप का जो केंद्र बिंदु है उसके सबसे ऊपर की ओर जो शहर है वो ईगिल शहर है, वही एपिसेंटर था। यह एक उथला भूकंप 18.5 किलोमीटर गहराई का था। ऐसे भूकंप अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। इसका असर मोरक्को की राजधानी माराकेच पर भी पड़ा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यानी माराकेच क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और ये कहाँ है, मोरक्को में। ये मोरक्को की राजधानी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अफ्रीकी प्लेट उत्तर की ओर अभिसरण होता है, यूरेशियन प्लेट के नीचे झुक रही है। दो चीज़ें होती है प्लेटों का, एक तो अभिसरण होता है, और यानी एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक तरफ दूसरे के तरफ से विपरीत जा रही है, और एक दूसरे के समानांतर चल रही है। तो 3 प्रकार से होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में जान जाएंगे। दिवालिया बर्मिंघम, बर्मिंघम ब्रिटेन ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है। यह शहर, बर्मिंघम ब्रिटेन का ही एक शहर है, 2026 में आयोजित यूरोपीय एथलेटिक्स का मेजबान शहर है, जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, बैंकरप्ट हो गया है। ली शांगफू लापता, चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू के लापता होने की अटकलें, तो इससे हम लोगों को खास मतलब नहीं है। इसके पहले विदेश मंत्री किन गैंग गायब हो गए थे। ये होते रहते ये लोग गायब वहाँ, इन लोगों को। लीबिया में बाढ़, भूमध्य स्तरीय तूफान डेनियल के कारण लीबिया में बाढ़ आ गई और 2 बांध टूट गए। इस बाढ़ से तटीय शहर डरना में 5200 लोग मारे गए। लीबिया उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में एक देश है जिसकी सीमा उत्तर में भूमध्य सागर से लगती है। तो लीबिया की सीमा उत्तर में किधर लगती है, भूमध्य सागर से लगती है। अन्य प्रभावित शहर शाहाहाट, अलबायदा और मर्ज। तो लीबिया में बाढ़ आया है और इसका कारण क्या है, तूफान डेनियल। तो पूछा जा सकता है कि तूफान डेनियल के कारण किस भूमध्य सागरीय देश में बाढ़ आ गया है, तो लीबिया में आया है और कुछ शहर प्रभावित हो गए हैं, ये सब है। अतिरिक्त तथ्य के बारे में जानेंगे। तूफान डेनियल ने ग्रीस, टर्की और बुल्गारिया को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लीबिया राजधानी त्रिपोली स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और लीबियाई राष्ट्र सेना कमांडर खलीफा हिफ्टर के प्रशासनिक क्षेत्र के बीच विभाजित है। इसका ये लोकेशन है। 48 है पुतिन किम शिखर वार्ता। किम जोंग उन जो उत्तर कोरियाई सैन्य शासक हैं और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इनकी मुलाकात 13 सितंबर 2023 को हुई है। बैठक स्थल था वोस्तोचन कॉस्मोड्रोन, जो कि रूस का ही पूर्वी आमूर क्षेत्र है, यानी ये रूस में ही बैठक हुई है। वास्टोचन कॉस्मोड्रोन एक स्पेस पोर्ट है, यानी कि यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण की सुविधा है। 49 डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइबोलस प्रोग्राम। DACA को अमेरिकी अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है। यह युवा गैर दस्तावेजी अप्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसकी शुरुआत 2012 में बराक ओबामा के समय में हुई थी। 50
भारत कनाडा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA पे भी क्वेश्चन BPSC में आते ही रहते हैं। मुक्त व्यापार समझौता FTA पर बातचीत स्थगित कर दी गई है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों को लेकर संबंधों में तनाव आ गया है। 2022 में भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और हम लोग अभी भी जान रहे हैं कि 41 राजनयिकों को कनाडा ने वापस बुला लिया है। तो भारत कनाडा के बीच में अभी FTA पर बातचीत स्थगित कर दी गई है। तो ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स परफेक्शन IAS के। अब नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 में हम लोग फिर 50 से लेकर 51 to 100 तक करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आप लोग जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।